क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हाथ का बना सिर्फ इसलिए नहीं खाता था क्योंकि वह पानी में उबला हुआ था। और बात सिर्फ अलग जातियों की नहीं है। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का बना चावल भी छूने से कतराता था। उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक कहावत थी कि 3 कनौजिया और 13 चूल्हे, यानी 3 लोग और खाना बनाने के लिए 13 अलग अलग आग के चूल्हे। आखिर चावल यानी भात में ऐसा क्या रहस्य था जिसने पूरे भारत की सामाजिक ताने बाने को सदियों तक बांध कर रखा? तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भात ही क्यों, रोटी या पूरी या अन्य भोजन क्यों नहीं? इतिहास और प्राचीन विज्ञान के पन्नों को पलटे तो इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान था। प्राचीन भारत में भोजन को 2 भागों में बांटा गया था, कच्चा भोजन और पक्का भोजन। पक्का भोजन वो था जो घी या तेल में तला जाता था, जैसे पूरी या कचौड़ी। लेकिन कच्चा भोजन जैसे भात या दाल पूरी तरह पानी में उबलकर बनता था। प्राचीन मान्यताओं और आयुर्वेद के अनुसार पानी यानी जल ऊर्जा और विचारों का सबसे बड़ा संवाहक है। ऐसा माना जाता था कि चावल उबलते समय उसे पकाने वाले के विचार, उसकी मानसिक स्थिति और उसके शरीर की तरंगें उस भात में समा जाती हैं। जैसा अन्न वैसा मन, इसी सिद्धांत के कारण भात को सबसे संवेदनशील माना गया और इसे लेकर कड़े नियम बनाए गए थे। नियम इतने कठिन थे कि खुद ब्राह्मण भी दूसरे ब्राह्मण के हाथ का भोजन या भात नहीं खाता था। यहाँ तक कि बेटी के विवाह के बाद ससुराल में उसके हाथ का बनाया भोजन भी नहीं खाता था। और उत्तराखंड में तो गजब था कि यदि पत्नी उनके समाज या जैसे सरोला और गंगाड़ी थे और सरोला परिवारों की वो पत्नी नहीं थी तो उसके हाथ का भी जीवन भर भोजन नहीं खाते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा। मेरा सत्यमेव जयते चैनल भी है जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है, यानी समाचारों पर, उसको भी देखिएगा। और धर्म बुक भी है, धर्म बुक पर मैं धर्म की बात करता हूँ, आध्यात्म की बात करता हूँ। इन तीनों चैनलों को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी कीजिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यहाँ पर यह परंपरा किसी कानून से ज्यादा सख्त थी। इन राज्यों में चौका प्रथा चलती थी। रसोई का वो हिस्सा जिसे मिट्टी और गोबर से बेहद पवित्र करके लीपा जाता था, वहां बिना स्नान किए या बिना पवित्र धागे यानी जनेऊ के जाना वर्जित था। उत्तर प्रदेश का कान्यकुब्ज क्षेत्र हो या सर्वोपरि ब्राह्मण में शुचिता का स्तर इतना था कि कोई बाहरी व्यक्ति भोजन या चौके को छू लेता था तो पूरे भोजन को अपवित्र मानकर फेंक दिया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण भूलवश भी किसी दूसरी उपजाति या समाज के घर भात खा लेता था तो उसे जाति से बाहर कर दिया जाता था और वापस आने के लिए भारी प्रायश्चित करना पड़ता था। यानी जो लोग ब्राह्मणों पर दोष देते हैं कि वे जातिवाद या इस तरीके का छुआछूत या देह भेदभाव करते थे, तो वो खुद अपने आपस में भी ऐसा ही करते थे, क्योंकि शुचिता और शुद्धता के नियम बहुत कठोर थे। हर ब्राह्मण को स्नान करना जरूरी था, सुबह 4 बजे उठना जरूरी था, ईश्वर का मनन ध्यान करना जरूरी था और अध्ययन करना जरूरी था। वैष्णव धारा में तो प्याज और लहसुन खाने पर भी मनाही थी। अब आपके मन में बात आ रही होगी, क्या पूरे भारत के ब्राह्मणों के लिए ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं। भारत विविधताओं का देश है। जहां उत्तर और मध्य भारत में ये नियम बेहद कट्टर थे, वहीं पूर्वी भारत यानी बंगाल, उड़ीसा और असम में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहां चावल मुख्य आहार था और ब्राह्मण आपस में एक दूसरे के हाथ का भात खाते थे। इससे बड़ा उदाहरण है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां भगवान के महाप्रसाद यानी महाभारत को लेकर नियम में कोई जात पात या छुआछूत नहीं चलती। एक ही पात्र से हर वर्ग का व्यक्ति और ब्राह्मण एक साथ भात ग्रहण करते हैं। वहीं दक्षिण भारत में जहां चावल ही सब कुछ था,
वहां अपनी ही बिरादरी के भीतर भात खाने की अनुमति थी। उत्तर भारत जैसा रोटी बनाम भात का संकट वहां नहीं था। और एक बात और कि वैष्णव धारा में जहां, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि प्याज और लहसुन खाने पर भी प्रतिबंध था, लेकिन शक्ति के पूजक यानी देवी के पूजक मांसाहार भी कर लेते थे। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में भी ऐसा ही था। गढ़वाल में सरोला प्रथा थी। परमार राजवंश के राजाओं ने सरोला ब्राह्मणों को अधिकार दिया था कि उनके बनाए भात को सभी जातियों के ब्राह्मण खा लेते थे, जबकि गंगाड़ी या अन्य जातियों के ब्राह्मणों के पकाए भोजन को उनकी ही जातियों के लोग खाते थे। कुमाऊं के चंद राजाओं ने भी चौथानी ब्राह्मणों की प्रथा शुरू की थी, यानी उनमें 4 जातियों के ब्राह्मण थे। हिमाचल और जम्मू में भी कच्ची रसोई यानी दाल भात केवल अपने कुल या समकक्ष उच्च कुलीन ब्राह्मण के हाथ का ही स्वीकार्य था। दूसरे के स्पर्श मात्र से पूरा चौका अपवित्र मान लिया जाता था। नेपाल के पर्वतीय और मैथिल ब्राह्मणों में भात को लेकर बेहद कड़े शास्त्रीय नियम थे। वहां बिना वंशावली और शुद्ध आचार विचार की पुष्टि किए किसी के घर का भात खाना जातिच्युत यानी सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकता था। कश्मीर और बंगाल जैसे क्षेत्र में जहां चावल मुख्य आहार था, सामाजिक संरचना थोड़ी भिन्न थी। वहां के ब्राह्मणों में नियमों में कुछ लचीलापन देखा जाता था, यानी भात को खाने को लेकर इतने वे कठोर नियमों से नहीं बंधे थे। मैथिल ब्राह्मणों में भी भात को लेकर कठोर नियम थे। अब सवाल है कि आखिर ब्राह्मणों में भोजन को लेकर इतनी सनक क्यों थी, इतनी शुद्धता क्यों थी? खासतौर पर भात को खाने को लेकर इतने कठोर नियम उन्होंने अपने लिए क्यों बनाए थे? इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण बताए जाते हैं। पहला, आध्यात्मिक। ब्राह्मणों का कार्य ज्ञान, ध्यान और पूजा पाठ था। इसके लिए बुद्धि का सात्विक होना जरूरी था, इसलिए वे भोजन की पवित्रता पर अड़े रहे। दूसरा, सामाजिक। अपनी सामाजिक सर्वोच्चता और विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने भात को लेकर कठोर नियम बना दिए। और तीसरा और जो सबसे व्यावहारिक कारण है वह यह है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्राचीन काल में हैजा, प्लेग, संक्रामक बीमारियां पानी और भोजन से बहुत तेजी से फैलती थी। रसोई को आइसोलेट रखना और बाहरी लोगों का प्रवेश रोकना उस दौर का एक तरह का क्वारंटाइन प्रोटोकॉल भी था, यानी शुद्धता या नहा धोकर या साफ सुथरा व्यक्ति ही किचन में प्रवेश कर सकता था, रसोई घर में प्रवेश कर सकता था। और आज भी देखा जाए तो किसी गंदे मैले कुचले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपनी रसोई में नहीं आने देता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। हालांकि समय बदला, सोच बदली। 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलनों, आधुनिक शिक्षा और शहरीकरण ने सदियों पुरानी इन दीवारों को ढा दिया। और जानने लायक बात है कि इन आंदोलनों की नेतृत्वकर्ता भी ब्राह्मण ही अधिकतर थे। आज के आधुनिक भारत में मेट्रो शहरों से लेकर गांव तक लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जहां स्वाद मायने रखता है, रूढ़िवादिता नहीं। जो परंपरा कभी स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई थी, वह समय के साथ सामाजिक भेदभाव का कारण बन गई थी। और अब समय बदला तो वह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। ब्राह्मणों के भाग को लेकर यह जो कठोर नियम थे या ये जो कहानी थी, गाथा थी, यह कैसे लगी? क्या आपने कभी अपने बुजुर्गों से, अपने गांव में, अपने परिवार से, किसी से इस तरह की कहानियां सुनी है कि भात को लेकर ब्राह्मण किस तरीके से नियमों से बंधे थे? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के मुद्दों के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।